कंटेंट एंटोनियो ग्राम्स्की बीए भाग तृतीय सामाजिक पश्चिमी विचारकों में एंटोनियो ग्राम्स्की के पर आधारित है। उनका आधिपत्य का सिद्धांत के बारे में या हेजिमनी के सिद्धांत के बारे में मैं आपको पहले ही बताया जा चुका है। और आज का कॉन्सेप्ट है उनके सिविल समाज, सिविल सोसाइटी के बारे में है। सिविल समाज की अवधारणा जो है विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने आधार पर प्रस्तुत की है, जिसमें डी टॉकविले हैं, हर्बर्ट मार्क्यूस हैं, हीगल हैं, ग्राम्स्की हैं, फर्ग्यूसन हैं। टॉकविले ने स्वतंत्रता पे जोर दिया था। ये सिविल समाज स्वतंत्रता पर आधारित समाज है। हर्बर्ट मार्क्यूस कहते हैं कि सिविल समाज नागरिकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला एक समाज है। ग्राम्स्की कहते हैं कि मीडिया जो है वो सिविल समाज का ही प्रतिनिधित्व करती है आज के समय में, वर्तमान परिवेश के अंतर्गत। इसी प्रकार हीगल ने न्याय और कल्याण मूल आधार बताया सिविल समाज के लिए। तो सिविल समाज की अवधारणा जो है वो एक आधुनिक अवधारणा है, जिसकी उत्पत्ति यूरोप में लोकतांत्रिक उदारवाद से संबंधित मानी जाती है। तो यूरोप लोकतांत्रिक उदारवाद का गढ़ है, क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत जो है, लोकतंत्र का मूल है वो ब्रिटेन से शुरू हुआ था। दिन प्रतिदिन के जीवन में अखबार, टेलीविज़न, मीडिया आदि के माध्यम से जो सिविल समाज द्वारा धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और विभिन्न गरीब कल्याण, विभिन्न मुद्दों पर जो वाद विवाद चलता है, चर्चाएं चलती हैं, वो सिविल समाज के अंतर्गत ही आती है, सिविल समाज के मूल उद्देश्यों के अंतर्गत आती हैं। सामान्यतः इनका संबंध जन समुदाय के सामान्य जो परेशानियां होती हैं उनसे जोड़कर इनसे संबंधित इनके मुद्दे होते हैं। अब स्थिति ये होती है कि इन सब के बीच में ये जो मुद्दे उठाते हैं ये सिविल समाज के लोग, ये हैं क्या? सिविल समाज क्या है? तो विभिन्न राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत सिविल समाज के ऐतिहासिक और वर्तमान आधार पर भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। इनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। सामान्यतः सिविल समाज जो है ऐसा संगठन होता है जो किसी निश्चित या सीमित उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं और इसी आधार पर समाज की पहचान होती है। यानी इनका सिविल समाज के निर्माण का जो उद्देश्य होता है वो निश्चित जन समुदाय के विभिन्न मुद्दों से संबंधित निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होता है। और ये सिविल समाज जब बनते हैं तो ये इन्हीं जन समुदाय के मुद्दों को उठाकर चर्चा में रहते हैं आए दिन। सिविल समाज की दो मूल विशेषताएं बताई गई हैं यहाँ पर कि सिविल समाज का कार्यक्षेत्र राज्य से स्वतंत्र और अलग होता है और ये स्वैच्छिक संगठन होते हैं। स्वैच्छिक मतलब अपने मुद्दों का, अपने जो मूल उद्देश्य हैं उनकी जो लड़ाई है, उनके बारे में चर्चाएं हैं, उनके बारे में जो भी उनकी धारणाएं होती हैं, जो प्लानिंग होती है वो स्वयं द्वारा निर्धारित होती है। वो किसी निश्चित नियम के आधार पर नहीं होती है और समय के साथ साथ परिवर्तित भी होती जाती है। तो दो मूल विशेषताएं हैं इनकी। इनका कार्यक्षेत्र राज्य से स्वतंत्र, यानी राज्य की कोई दबाव नहीं होता इनके ऊपर। राज्य की जो नीतियां होती है, कार्यप्रणालियां होती हैं, जरूरी नहीं है ये उसी के आधार पर अपना कार्य करे, क्योंकि ये स्वैच्छिक संगठन होते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक राजनीतिक उदारवाद जब स्थापित हुआ था, यानी जब 17वीं 18वीं शताब्दी मशीनीकरण का युग आया था, औद्योगिकीकरण और नए नए नवाचार शुरू हुए थे, जिससे क्या हुआ था कि जो उत्पादन बढ़ने लगा था और बढ़ते हुए उत्पादन के साथ साथ और नवीन मशीन कार्य श्रम शक्ति के स्थान पर मशीनों द्वारा होने लगा था। और मशीनों ने जब श्रम शक्ति का कार्य ग्रहण कर लिया था तो विभिन्न प्रकार की लाभ के साथ साथ परेशानियां भी उत्पन्न हुई थी। परेशानियां इस तरीके की थी जैसे बेरोजगारी है, मानसिक तनाव है, श्रम शक्ति बढ़ना और श्रम शक्ति के स्थान पर मशीनीकरण का प्रयोग करना, तो इंसान का आपसी संबंध जो है उनमें परिवर्तन आने लगा था। कुंठा, व्यक्तिक कुंठा, अलगाव, इस तरीके की स्थितियां, जो परेशानियां बनी थी, उन मुद्दों के आधार मानकर सिविल समाज का जन्म हुआ था। उसी के आधार पर जॉन लॉक, उस समय जो विद्वान हुए थे, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, आदि विचारकों ने सिविल समाज की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। परंतु इस अवधारणा पर विचारकों के विचार अपने अपने आधार पर अलग अलग हैं। फर्ग्यूसन कहते हैं कि वैसी व्यवस्था जिसमें स्वतंत्र स्वैच्छिक संगठन, श्रम संगठन, व्यावसायिक संगठन, मीडिया आदि बहुत पाए जाते हों, सिविल समाज कहे जाते हैं। यानी इन्होंने जो संगठनों के आधार पर सिविल समाज की परिभाषा दी है, वे स्वैच्छिक संगठन, जो श्रम संगठन, व्यावसायिक संगठन, जो जन समुदाय के लिए लड़ते हैं, उनके मुद्दों को सामने रखते हैं समाज के,
और राज्य से स्वतंत्र होते हैं वो स्वैच्छिक संगठन हैं, वो सिविल समाज कहलाते हैं। हीगल कहते हैं कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और अपने स्वार्थ के कारण वह कोई सामाजिक व्यवस्था को चलने नहीं देगा और अपने स्वार्थ के आधार पर ही समाज के संचालन पर विश्वास करता है। अगर समाज व्यवस्था उसके स्वार्थ को पूर्ति नहीं करती तो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इसलिए एक ऐसे राज्य या सरकार का अस्तित्व जो अपने नागरिकों के लिए कल्याण व न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हो, सिविल समाज कहा जाता है। एंटोनियो ग्राम्स्की ने कहा था कि सिविल समाज के दृष्टिकोण को संघर्षवादी दृष्टिकोण, क्योंकि ये पूंजीवादी समाज के समर्थक हैं, मार्क्सवादी विचारक हैं, लेकिन नव मार्क्सवादी विचारक थे ये। हेजेमनी के अवधारणा में मैंने आपको बताया ही था, ये नव मार्क्सवादी हैं और व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और पूंजीवादी व्यवस्था के विरोधी हैं, लेकिन ये कार्ल मार्क्स की जो कार्यप्रणाली है उससे पूर्ण समर्थक नहीं थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था ही संपूर्ण समाज व्यवस्था का मूल आधार होती है, लेकिन इन्होंने अर्थव्यवस्था के विपरीत विभिन्न मुद्दों को इसमें शामिल किया था। तो उसी आधार पर एंटोनियो ग्राम्स्की ने कहा है कि सरकारें पूंजीपतियों के हितों को प्रश्रय देती हैं, साथ ही मीडिया का भी पोषण करती हैं जो जनता में उनकी नीतियों को औचित्य प्रदान करे, सिविल समाज कहा जाता है। इसी आधार पर सिविल समाज जो है समय और समाज सापेक्ष, सिविल समाज की अवधारणा समय और समाज के सापेक्ष रही। अब एंटोनियो ग्राम्स्की ने इस संदर्भ में यह भी बात कही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर पूंजीवादी संपूर्ण विश्व के अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था के बाद साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था आएगी तो ये धारणा गलत है, क्योंकि वो इटली के निवासी थे और इटली में साम्यवाद या समाजवाद के स्थान पर फासीवाद आया था। फासीवाद जो था वो आधिपत्य, यानी कि एक समूह में संपूर्ण सत्ता का जन सहमति के आधार पर हस्तांतरण और उसके आधार पर शासन संचालन होना। तो ये जो फासीवाद की जो धारणा थी, इसमें उस समय वो फासीवाद के विरुद्ध थे, इन्होंने सरकार के विरुद्ध लिखा था, इन्हें अनेक यातनाएं भी सही थी। इस संदर्भ में इन्होंने कहा कि सिविल समाज की अवधारणा 17वीं-18वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने इसे लोकप्रिय तो बनाया, लेकिन धीरे धीरे ये समय स्थान सापेक्ष परिवर्तित होती चली गई और विभिन्न विचारकों ने अपने अपने आधार पर इसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। लोकतंत्र में सिविल समाज की भूमिका सकारात्मक और रचनात्मक रूप में देखी जाती है, यानी ये ऐसा स्वैच्छिक संगठन होता है जो आम जन होते हैं उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष लाता है और उन्हें दूर करने के लिए नित प्रति कार्यरत रहता है। ये मुख्य रूप से स्वैच्छिक संगठनों के अस्तित्व सार्वजनिक क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य से जोड़कर ही देखा जाता है। आधुनिक समाज में सिविल समाज की दो भूमिकाएं मानी गई हैं। एक, प्रभावशाली दबाव समूह जो सरकार और सार्वजनिक मांगों के लिए दबाव बनाते हैं और पूरा जनमत भी तैयार करते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में स्वतंत्र नागरिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं, यानी ये ऐसी लॉबी होती है जो सरकार मीडिएटर का काम करती है, जनता और सरकार के मध्य जनता के मुद्दों को, जनता की परेशानियों को सरकार के समक्ष लाते हैं और उन्हें अपने अनुकूल कार्यान्वित करने के लिए सरकार पर दबाव भी बनाते हैं, इसलिए इन्हें दबाव समूह की संज्ञा भी दी जाती है। कोहेन और एरेटो मानते हैं कि सिविल समाज में स्वतंत्रता व सार्वजनिक जीवन में सहभागिता अत्यंत आवश्यक है, बाकी अन्य अवधारणाएं समय और स्थान राजनीतिक व्यवस्था के सापेक्ष ही रहती हैं।